सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़। सबसे पहले आज 26 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना अपडेट। भारत में कोरोना 25,000 को पार कर गया है। वहीं मौतों की संख्या 800 के नज़दीक पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 5200 के पार कर गई है। इस समय सक्रिय मामले 19,000 के करीब हैं। वहीं आज की अगली खबर, कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर काफ़ी लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगह लोगों ने उन दुकानों को भी खोले जाने की सूचना है जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि दुकानों को खोलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब व अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है, मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नए आदेश में खासतौर से कहा गया है, जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में उल्लेखित किया गया है, इन दुकान को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके में हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% ही कर्मचारी काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अंतिम फैसला क्षेत्र के अधिकारी राज्य सरकार के अनुसार करेंगे। वहीं अगली खबर, दिल्ली में नहीं लागू होगा दुकानों को खोलने का फैसला। व्यापारियों में असमंजस बरकरार है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के फैसले को अभी लागू नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शाम तक विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ 2500 से ज़्यादा संक्रमित हैं और लगभग 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में वायरस को देखते हुए 92 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जो सील हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील दे पाना संभव नहीं लग रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली नगर निगम और नगर पालिका के अंदर और बाहर आने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली में कागज और स्टेशनरी के कारोबारी दुकान खोलने को लेकर फिलहाल असमंजस में है। एक और जहां केंद्र सरकार ने दुकानें खोले जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, वहीं इन व्यापारियों को अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आज की अगली खबर, राज्य सरकारों की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने रैपिड टेस्ट पर लगा दी है रोक। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में तय किया गया है, फिलहाल देश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर दिख रहा है। इसलिए रैपिड टेस्ट किट से जांच को फिलहाल स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की जांच के लिए चीन से खरीदी गई रैपिड जांच किट से गलत नतीजे निकलने की शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन किटों से टेस्ट करने पर रोक लगा दी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार की दलील है कि अभी हमारे पास 15 लाख से ज़्यादा टेस्ट करने की क्षमता है। साथ ही कई भारतीय कंपनियां भी टेस्ट किट तैयार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश भर में जिले स्तर पर 1.25 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। ऐसे में रैपिड टेस्ट किट से जांच को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज की अगली खबर,
लॉकडाउन में पैसे की परेशानी को देखते हुए स्टेट बैंक दे रहा है इमरजेंसी लोन ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगी है। कई कंपनियों ने वेतन में कटौती भी की है। कारोबार बंद होने से छोटे व्यापारियों की हालत भी खस्ता होने लगी है। ऐसे लोगों के लिए स्टेट बैंक ने सस्ते ब्याज दर पर इमरजेंसी लोन देने का ऐलान किया है। साथ ही 6 महीने तक किस्त भी नहीं देनी होगी। SBI ने कहा है कि लोन लेने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें लोन चाहिए उन्हें घर बैठे 45 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा। इसके लिए योनो ऐप की मदद लेनी होगी। 6 महीने बाद शुरू होने वाली किस्त पर केवल 7.25% की दर से ब्याज लगेगा, जो किसी भी लोन के लिए अब तक का सबसे कम ब्याज है। SBI के ग्राहक सिर्फ 4 क्लिक में ही प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन पा सकेंगे। इस लोन के लिए सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे कभी भी आवेदन किया जा सकता है। इमरजेंसी लोन के लिए ग्राहकों को PAPL स्पेस अकाउंट के नंबर की 4 आखिरी अंक लिखकर 567676 पर SMS भेजना होगा। आपको मैसेज में बता दिया जाएगा कि आप लोन लेने के लिए योग्य हैं या नहीं। योग्य ग्राहक सिर्फ 4 चरणों में ही लोन मिल जाएगा। पहला चरण, स्टेट बैंक का योनो ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। ऐप में अवेल नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद समयावधि और लोन चुनें। रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालते ही खाता में पैसे आ जाएंगे। यह स्टेट बैंक की एक अच्छी पहल है। वहीं देश के दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक सहायकों को हेल्थ इंश्योरेंस और कोरोना मृत्यु पर परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने का घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के लिए काम कर रहे बैंक सहायकों को उनकी कोरोना वायरस से संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 लाख का अनुग्रह राशि देगा। इसके अलावा उन्हें 60,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बयान में कहा है कि उसने अपने बैंक की सहायकों की वित्तीय सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। कोरोना वायरस से मृत्यु की स्थिति में उनके नामित को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं क्षेत्र में सक्रिय हर बैंकिंग एजेंट को 60,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए वह बैंक सहायकों के केंद्र को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस्तों में अतिरिक्त सहायता भी पहुंचा रहा है, ताकि वह सैनिटाइजर इत्यादि की मदद से केंद्रों को साफ रख सके और मास्क आदि खरीद सके। इसके लिए 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल में भेजी गई थी। मई माह के दौरान भी हर सक्रिय बैंक सहायक को 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसके अलावा बैंक उन्हें प्रत्येक काम करने के दिन के हिसाब से आवाजाही के लिए 100 रुपये भी देगा। यह एक प्रोत्साहन राशि होगी ताकि वह अपनी सेवाओं को 30 जून तक सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक कर सके। हालांकि इसके लिए उन्हें 40 लेन देन करने होंगे। इसमें स्थानीय रूप से लगे प्रतिबंधों के चलते ऐसा कर पाने वाले बैंक सहायक शामिल नहीं होंगे। वहीं आज की अगली खबर, अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए किराना स्टोर के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी भारत सरकार। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली DPIIT विभाग ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ मिलकर एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने की चुनौती को देखते हुए कॉन्टैक्टलेस ई-मार्केट प्लेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बता दें, गुरुवार को ही अमेजन ने 5,000 से ज़्यादा किराना स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल को शुरू करने का ऐलान किया था। कैट के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर DPIIT और कैट के अलावा स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन और अवाना कैपिटल मिलकर काम कर रहे हैं। इसे विश्व की सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बनाने की योजना है। इस प्लेटफॉर्म से देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोड़ा जाएगा, जहां देश के ट्रेडिशनल दुकानदारों को डिजिटल कारोबार करने का मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के पहल को भी बढ़ावा देगा। वर्तमान संकट के समय विशेष रूप से भारत के टियर 2 और 3 शहरों में लोग रोजमर्रा की चीज़ों के लिए किराना स्टोर पर निर्भर हैं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस पहल को किराना स्टोर के साथ ग्राहकों को भी फायदा होगा। वहीं आज की अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां
कोरोना काल में लापरवाही नजर आई है। उज्जैन के स्वास्थ्य विभाग ने नाम की गफलत में जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया है। वहीं युवक ने वीडियो जारी करके कहा है कि मैं जिंदा हूं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीवित व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से मृत बता देने का मामला शनिवार को सामने आया है। अपनी मौत की खबर पढ़कर उस व्यक्ति ने वीडियो बनाया और शेयर किया। बताया जा रहा है उस व्यक्ति ने वीडियो भोपाल भी भेजा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने उस व्यक्ति से बात की। यह मामला सामने आने पर CMHO डॉक्टर अनुसुया गवली ने विभागीय गलती को स्वीकार करते हुए कहा है कि नाम की गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। इस मामले में नोडल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। वीडियो जारी करने वाले व्यक्ति का नाम अजीज है। उसने कहा है कि 2 दिन पहले कोरोना की जांच करवाने वह अपनी मां और भांजे के साथ माधवनगर अस्पताल आया था। यहां से उसे RD गार्डी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था। अब तक उसकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हो पाई है। कोई कहता है पॉजिटिव है और उससे कोई बताता है नेगेटिव है। रात को इसे कहते हैं कि पॉजिटिव वाले के साथ चले जाओ, कभी कहते हैं यहीं रहो। इस अस्पताल में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, उसे निकालने का प्रयास किया जाए। इतना ही नहीं, सुबह एक अखबार में खबर छपी थी कि उसे मृत बता दिया गया है। यह उसने अपने जारी वीडियो में बताया है। वहीं आज की अगली खबर, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद का सुझाव है कि छोटे कारोबारियों और व्यापारियों के लिए राहत का इंतजाम होने चाहिए। कोरोना वायरस के इकोनॉमी पर असर को देखते हुए सरकार ने दूसरे राहत पैकेज की तैयारी कर ली है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद ने छोटे कारोबारियों के सरकारी सहायता की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित इस सेक्टर की गतिविधियां फिर से शुरू हो सके और नकदी की उपलब्धता बढ़ सके। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सलाहकार परिषद ने कई और सुझाव भी दिए। परिषद ने कहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां के लिए पर्याप्त नकदी की व्यवस्था के लिए लोन गारंटी स्कीम लाई जानी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि राज्यों के घाटे को देखते हुए फंडिंग के नए विकल्पों भी तलाशने होंगे, क्योंकि कोरोना के समय में राहत के उपायों में खर्चा काफ़ी बढ़ गया। वहीं आज की अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के घटने के बावजूद पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। लॉकडाउन से हो रहे नुकसान की करेगी भरपाई। लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग कम होने की वजह से अब सरकार इनकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फ्यूल की मांग कम हुई है, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए एक्साइज ड्यूटी में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार ने 14 मार्च को ही पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की थी। इससे सरकार के खजाने में करीब 39,000 करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान लगाया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बारे में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान जल्दी ही किया जा सकता है। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तब भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों नहीं बढ़ेंगे। तेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जिस हिसाब से क्रूड के दाम गिरे हैं और गिर रहे हैं, उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 से 5 रुपए की कटौती भी देखने को मिल सकती है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा। वहीं आज की अगली खबर आपसे संबंधित है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि लोन पेमेंट की छूट सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार और RBI से सिफारिश की है कोरोना की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे अलग अलग सेक्टरों के लिए राहत और बढ़ाई जाए। IBA ने छोटे और मध्यम उद्योगों को क्रेडिट गारंटी और वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा की भी अपील की है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार लोन की EMI की पेमेंट 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को राहत देने की अपील की गई है। RBI के नियमों के मुताबिक कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की जा सकती है। डिफ़ॉल्ट वाले मामले इनवॉल्सी और बैंक्रप्सी कोड के तहत डील किए जाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के संगठनों के प्रेजेंटेशन के आधार पर सुझाव की लिस्ट सरकार और RBI को सौंपी गई है। पिछले हफ्ते IBA की बैठक में यह चर्चा की गई थी। यह असाधारण समय है, इसलिए असाधारण कदम उठाए जाने चाहिए। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बैंकर्स का कहना है कि पहले इंडस्ट्री और बैंकों की सुरक्षा के इंतजाम
किए जाने चाहिए। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस साल जीडीपी की रेट तो घटेगी ही। विश्व बैंक के अनुसार ग्रोथ रेट 1.5 से लेकर 2.8 तक रहने की अनुमान है। वहीं आज की अगली खबर, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो मई के अंत तक 4 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाएंगे। आने वाले समय में लॉकडाउन की जुड़ी पाबंदियां नहीं हटती है तो मोबाइल ख़राब होने या टूटने की वजह से करीब 4 करोड़ लोग हैंडसेट से दूर हो सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्रीज के संगठन इंडिया सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। आईसीए के अनुसार इस समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरम्मत का सामान और सेवाएं की दुकानें बंद हैं। बता दें, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की अनुमति दी है। दूरसंचार, इंटरनेट प्रसारण और आईटी सेवाओं के संचालन की अनुमति है, लेकिन इसमें मोबाइल डिवाइस संबंधित सेवाओं के लिए छूट नहीं है। आईसीए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के कई लोगों से संपर्क कर मोबाइल फ़ोन को अनिवार्य वस्तु और सेवा के दायरे में लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि बंद जारी रहता है तो मई के अंत तक यह संख्या करीब 4 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश में मोबाइल फ़ोन की ऑनलाइन बिक्री खोलना अहम है, जबकि चरणबद्ध तरीके से इसकी खुदरा दुकानें और सर्विस सेंटर को भी खोलना चाहिए। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से 3 मई तक बंद किया गया है। इस दौरान केवल अनिवार्य वस्तुएं और सेवाओं की ही आपूर्ति चालू है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।